स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के भी जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? हमारा पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो फ्रेंड्स जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो, क्या? जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो तो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें बेचने वाले, खरीदने वाले व अलग अलग देश के निवासी शामिल होते हैं। मतलब इस व्यापार में खरीदने वाले भी लोग होते हैं और बेचने वाले भी लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार के व्यापार का जो विकास है वह देश की औद्योगिक दशाओं, देश के आकार व उसमें रहने वाले लोग तथा जो वहाँ पर व्यक्ति रह रहे हैं उनके खरीदने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार का व्यापार जो है तो व्यापार का विकास किस पर निर्भर करेगा? अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसका जो विकास है वो किस पर निर्भर करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास तो वह वहाँ उस देश की औद्योगिक दशाओं पर निर्भर करेगा। मतलब जो उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं वो किस उन उद्योगों की जो दशा है, जो स्थिति है वो कैसी है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसके आकार पर, ठीक है, उद्योगों के आकार पर। अगर बड़े उद्योग हैं तो बड़ा मटेरियल का उत्पादन करेंगे, ज़्यादा मटेरियल का उत्पादन करेंगे। अगर छोटे उद्योग हैं तो कम मटेरियल का उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से जो है तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उसका विकास उस देश की औद्योगिक दशाओं पर, उद्योगों के आकार पर तथा उस देश में जो लोग रह रहे हैं, वस्तु खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्तियों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि उन प्रोडक्ट को खरीद सके तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है तो खरीदने वाले व्यक्तियों की क्षमता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश को कैसे लाभ प्राप्त करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यह देश को लाभ भी पहुंचाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का होने वाला आदान प्रदान है। मतलब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा भी बताया है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का होने वाला जो आदान प्रदान है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। यह विश्व के विभिन्न देशों को निम्न प्रकार से लाभ पहुंचाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे विभिन्न देशों को निम्न प्रकार से लाभ मिलता है। ठीक है, पहला लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता हो जाती है। ठीक है भाई, जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेगा मतलब दूसरे देशों पर बेचने के लिए वस्तु या वस्तुओं का निर्माण करेगा, ठीक है, तो वो जो है तो क्या करेगा? सेवाओं की उपलब्धता यानी कि विश्व स्तर पर वस्तुओं की जो है तो सेवा, विश्व स्तर पर वस्तुओं की उपलब्धता व सेवा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, विश्व स्तर पर वस्तुओं की उपलब्धता करवाएगा वो। ठीक है, मतलब विश्व स्तर पर वो वस्तुओं को उपलब्ध करेगा, सेवाओं को उपलब्ध करेगा, तभी ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता हो जाती है, जिसके कारण जिन देशों में वस्तुओं का उत्पादन उसके यहाँ नहीं होता है, ठीक है, कोई भी देश है जिन देशों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है या कि कम उत्पादन होता है वस्तुओं का,
वे देश इस व्यापार द्वारा अपनी वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक, जिन देशों में आवश्यकता से अधिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वे देश क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हुआ पहला। दूसरा लाभ देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रादेशिक विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिला है। मतलब कोई भी प्रदेश है, प्रदेश यानी राज्य, तो राज्य में विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिला है। कोई देश अपने विशिष्ट वस्तु के उत्पादन को और अधिक बढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके वस्तु की डिमांड अन्य देशों में ज़्यादा हुई तो वो वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकता है, उनमें और अधिक जो है तो विशिष्टीकरण ला सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो तीसरा लाभ है उसको देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश अपने देश के उत्पादों को उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं। ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो विभिन्न देश होते हैं वे अपने देश के उत्पादों को उच्च स्तर तक बनाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो वो उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर रखते हैं ताकि वो वहाँ पर जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति करके और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमा सकें। अगर वो प्रोडक्ट का उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे अन्य देशों में बेच पाएंगे, और जब नहीं बेच पाएंगे तो उनको आर्थिक लाभ भी नहीं होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो वो वस्तुओं का उत्पादन उच्च स्तर पर बनाकर रखते हैं। ठीक है, ताकि कभी भी किसी भी देश को अगर किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े तो उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, अगला जो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो अगला लाभ है उसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते जा रहे हैं। क्या है कि जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाएगा तो वहाँ अच्छा संबंध बना के रखेगा लोगों से, क्योंकि अगर वो अच्छा संबंध, अच्छा व्यवहार नहीं बनाएगा तो उसका व्यापार चलेगा नहीं। ठीक है, तो विभिन्न देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, जिससे विभिन्न देशों में सामाजिक एवं संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, वहाँ की संस्कृति यहाँ आ जाती है और यहाँ की संस्कृति वहाँ चली जाती है। वहाँ के समाज का रहन सहन खान पान और यहाँ के समाज के रहन सहन खान पान में जो है तो बदलाव देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। उसके बाद जो अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ है, अगला है विभिन्न देश अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, बेचकर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे देश के निवासियों के रहन सहन का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है। ठीक है, जब जो है विभिन्न देश क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वस्तुओं को बेचेंगे तो उनको अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, और जब अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा तो उनका जो रहन सहन है, जो खान पान है, सामाजिक जीवन है जो वो ऊंचा उठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न देखते हैं, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पत्तन या बंदरगाह दोनों एक ही चीज़ होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर वस्तुओं को जहाज़ों में लादा या उतारा जाता है समुद्र तट के किनारों पर, उसको पत्तन बोलते हैं। पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायक होते हैं। ये व्यापार के दुनिया के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है समुद्री मार्ग से ही जो है हमारे देश में व्यापार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं पत्तन निम्न प्रकार से व्यापार के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि पत्तनों के द्वारा जहाजी माल, ठीक है, जो जहाज में आता है माल, वो और यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। ठीक है, पत्तन द्वारा ही जाते हैं। अगर पत्तन ना होगा तो वो चढ़ेंगे उतरेंगे कहाँ से। तो पत्तन जहाँ पर जो है तो यात्रियों व माल को लादा या उतारा जाता है, यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है, उसको पत्तन बोलते हैं। ठीक है, तो पत्तन द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक देश से दूसरे देश को जाते हैं।
पत्तन जहाज में माल लादने व उतारने तथा माल को भंडारित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। पत्तन जहाज को सुरक्षित ठहरने के लिए सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसे बाढ़ वगैरह आ गई या कि तूफान आ गया तो उनको आश्रय प्रदान करते हैं ये पत्तन, ठीक है। तथा पत्तन में सामान रखने के लिए गोदाम की भी व्यवस्था की गई होती है और यात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम गृह भी बनाए जाते हैं। मतलब वो जहाज़ों से उतर करके और विश्राम गृह में विश्राम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जहाज़ों से माल को उतार करके गोदामों में स्टोर कर दिया जाता है। वहीं पे फिर जिसका भी मटेरियल होता है वो अपना ले जाता रहता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्तन देश के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था व्यापार की एक प्राचीन व्यवस्था है। विनिमय का मतलब होता है फ्रेंड्स लेन देन या आदान प्रदान, ठीक है। तो वस्तु का आदान प्रदान, ठीक है। यहाँ पे पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा, वस्तु ही ली जाएगी और वस्तु ही दी जाएगी। मतलब वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाएगी और दी जाएगी। तो वस्तु विनिमय वह व्यवस्था है, ठीक है, जो व्यापार की एक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि आमने सामने, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर सिर्फ इतना होता है, जैसे आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, लेकिन हमको दिखता तो नहीं है ना कि पेड़ हमको कैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, बट दे तो रहे हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष, ठीक है। पेड़ से हमें कैसा लाभ हुआ, ये अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। बट अगर पेड़ हम ये कहें कि पेड़ हमें फल देते हैं तो ये तो प्रत्यक्ष लाभ है, क्योंकि पेड़ से हमें फल मिल रहे हैं। दिख रहा है कि हाँ पेड़ में आम लगा है, अगर मैंने तोड़कर उसको खा लिया तो हमको पता चला कि पेड़ हमको जो है तो फल दे रहे हैं, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष हो गया। तो उसी प्रकार से जो है तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान, मतलब आमने सामने जब जो है वस्तुओं का आदान प्रदान हो तो उसे ही वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यापार की एक ऐसी व्यवस्था है, क्या, वस्तु विनिमय व्यवस्था, ठीक है। वस्तु विनिमय व्यवस्था व्यापार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तु के स्थान पर वस्तु ही दी जाती है, ठीक है। इसे ही वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, दास व्यापार। दास व्यापार क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दास व्यापार अफ्रीका में बलपूर्वक पकड़े गए लोगों को बेचने व खरीदने से संबंधित था। मतलब जो बलपूर्वक जिन लोगों को पकड़ लिया जाता था राजाओं के द्वारा, ठीक है, या बड़े लोगों के द्वारा जिन लोगों को बलपूर्वक तरीके से पकड़ लिया जाता था तो उनको गुलाम बना लिया जाता था और उसके बाद उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, जिसकी शुरुआत अमेरिका में 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने किया था, डचों ने किया था व अंग्रेज़ों ने किया था, ठीक है। हालांकि वर्तमान में इस प्रकार के व्यापार का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक समाज में फैली हुई कुरीति थी जिसको समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, होता क्या था कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, राजा अपने राज्यों का विकास करने के लिए, अपने राज्यों में वृद्धि करने के लिए, अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए वो राज्यों की लूटपाट किया करते थे। ऐसी स्थिति में जब वो राज्यों को लूटने जाया करते थे तो वहाँ पर जो है तो राजाओं को मार डालते थे। तो जो छोटे मोटे और जो राजा हुआ करते थे वो जो है तो अपने जीवन की भीख मांगा करते थे इन राजाओं से। तो राजा फिर उनको बंदी बना लिया करते थे और बंदी बना करके वो ले आया करते थे अपने महल में और उनको जो है गुलामों की तरह रखते थे। फिर हुआ क्या कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, वे ज़मींदार अपने खेतों पर काम करवाने के लिए राजाओं से इन दासों को खरीदने के लिए आया करते थे। खरीदने के लिए आते थे तो राजा जो है तो इन गुलामों को ज़मीन मालिकों को बेच दिया करता था। तो फिर ज़मीन मालिक उनको लाता था और अपने खेतों पर काम करवाता था। तो इस प्रकार से जो है तो कोई भी व्यक्ति गुलाम बना, ठीक है, जिसे दास नाम दिया गया और फिर उनका जो है तो बेचने व खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है, जिसे ही हम दास व्यापार कहते हैं।
हालांकि अभी वर्तमान में ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, ये प्रथा अब नहीं चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। जलवायु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस प्रकार प्रभावित करती है? जलवायु, ठीक है, देखो एक फ्रेंड्स क्या है कि जलवायु सभी जगह की एक समान नहीं होती है। अगर हम धरातल में बात करें तो जलवायु सभी जगह की एक समान नहीं होती है, सब जगह अलग अलग होती है। सब राज्यों की जलवायु अलग अलग होती है, सब देशों की जलवायु अलग अलग होती है। ठीक है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से प्रभावित करती है? तो जलवायु किसी भी क्षेत्र में जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, जीवित जीव जंतु, पशु पक्षी, इनको प्रभावित करती है। जलवायु इसको प्रभावित करती है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित कर देती है। ठीक है, कि मतलब जो है इस प्रकार की जलवायु में कौन सी फसल उग सकती है, कौन सा फल उग सकता है, वो निश्चित कर देती है। जैसे कि ऊन उत्पाद ठंडे क्षेत्रों में ही होता है तो वो ठंडे में ही होगा, गर्म वाले क्षेत्रों में अगर हम ऊन का उत्पादन करेंगे तो वो क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि जलवायु सब जगह की एक समान नहीं होती है, क्योंकि सारी व्यापारिक वस्तुएं किसी एक क्षेत्र में नहीं उगाई जा सकती, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उगाई जाती हैं। इसलिए जलवायु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, व्यापार संतुलन क्या है, लिखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आयात व निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात का मतलब होता है अगर कोई भी वस्तु हमारे देश में नहीं है, कम है, या उसका कम उत्पादन होता है या है ही नहीं, तो ऐसी वस्तु को हम क्या करेंगे, दूसरे देशों से मंगवाएंगे तो उसको हम आयात बोलेंगे। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ कोई भी वस्तु का उत्पादन हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, मतलब हम बेच देंगे दूसरे देशों में। तो आयात निर्यात यही होता है। ठीक है, तो आयात निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगर हम वस्तु का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस किसी को हम देंगे तो हम सेवा भी प्रदान करेंगे। वस्तु तो दे ही रहे हैं, साथ ही में हम उसकी सेवा भी तो कर रहे हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और मूल्य का लेखा जोखा होता है। अर्थात हम एक दूसरी तरह से और यह कह सकते हैं कि जब निर्यात आयात से अधिक होता है, निर्यात यानी कि जो है तो निर्यात आयात से जब अधिक हो, मतलब हम जो है तो मंगाएं वस्तु कम और बेचें वस्तु ज़्यादा, मतलब अगर हम 500 रुपये की वस्तु मंगा रहे हैं विदेश से तो हम 1000 रुपये की वस्तु बेचें। ठीक है, यही व्यापार संतुलन है। तो जब निर्यात आयात से अधिक हो तो इसे व्यापार में सकारात्मक संतुलन कहेंगे, और जब आयात निर्यात से अधिक हो, मतलब जो है हम 500 रुपये की वस्तु विदेश से मंगाएं और बेचें कितने की, 300 रुपये की, तो हमको घाटा ना हो जाएगा इस प्रकार के व्यापार में, तो इसे बोलेंगे व्यापार में नकारात्मक संतुलन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है फ्रेंड्स, ये तो मैंने पहले से ही बता रखा है आपको कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का ही होता है। एक है द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय व्यापार, दूसरा है बहुपार्श्विक या बहुपक्षीय व्यापार। ठीक है, द्विपार्श्विक व्यापार की अगर हम विशेषताएं देखें तो निम्न है। पहली विशेषता है द्विपार्श्विक व्यापार वस्तुओं का विनिमय। द्विपार्श्विक व्यापार में वस्तुओं का जो विनिमय है वो दो देशों के बीच में होता है। ठीक है, दो से अधिक देशों के बीच में वो हो ही नहीं सकता, केवल दो देशों के बीच में द्विपार्श्विक व्यापार होता है। ठीक है, अगला है द्विपार्श्विक व्यापार के लिए आवश्यक यह है कि दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। अगर कोई भी वस्तु हमारे देश में उत्पादित नहीं हो रही है तो वो वस्तु उस देश में उत्पादित होनी चाहिए, और जो वस्तु उस देश में उत्पादित नहीं हो रही है वो वस्तु हमारे देश में उत्पादित
होनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे की पूरक बनेगी। ठीक है। उसके बाद है इस व्यापार से एक देश में तैयार माल निर्यात दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। मतलब जो है तो जो द्विपार्श्विक व्यापार होता है, इसमें होता क्या है कि हमारे देश में जो तैयार माल होता है, ठीक है, जो हमारे देश में उत्पादित माल होता है उसको हम क्या करेंगे, दूसरे देशों में निर्यात करेंगे, जबकि जो दूसरा देश है वो क्या करेगा, उसके बदले में हमें जो हमारे देश में वस्तुओं की ज़रूरत होगी, जैसे ऊर्जा की ज़रूरत है तो ऊर्जा देगा, कच्चे माल की ज़रूरत है तो वो हमको कच्चा माल देगा। ठीक है। तो दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार की जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। ठीक है। इसमें देखते हैं कि पहला जो विशेषता है बहुपार्श्विक व्यापार की वो है कि व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो आदान प्रदान है वह एक या दो देशों में नहीं होता है। मतलब एक से यह जो है तो दो से अधिक देशों के बीच में होता है। ठीक है। कई देशों के बीच में जब व्यापार हो तो उसको बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जैसे द्विपार्श्विक व्यापार में केवल दो देशों के बीच में व्यापार हुआ था, लेकिन जो बहुपार्श्विक व्यापार है ये दो से अधिक देशों के बीच में होगा। इस व्यापार में एक देश से अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब इस व्यापार में कोई भी एक देश एक से अधिक देशों में, मतलब हमारा जो भारत देश है वह एक साथ है, चीन में भी व्यापार कर सकता है, अमेरिका में भी कर सकता है, रूस में भी कर सकता है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है। तो इसी को ही बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। मतलब एक साथ वो 3 से 4 देशों में व्यापार कर ले। ठीक है। मतलब 2 से अधिक देशों में तो कर ही ले, उसको जो है बहुपार्श्विक व्यापार बोलेंगे। ठीक है। बहुपार्श्विक व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार मूल्य के आधार पर खरीदने और बेचने का निर्णय लेता है तथा इस प्रकार के व्यापार में कोई देश माल खरीद कर दूसरे देश में निर्यात करने में स्वतंत्र होता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न समस्याएं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है अगर तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी उसके बारे में देखते हैं। तो पहली समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल बड़े देशों को ही लाभ मिल रहा है। छोटे मोटे जो देश हैं उनको तो लाभ मिल ही नहीं रहा, केवल बड़े बड़े जो देश हैं उन्हीं को ही लाभ मिल रहा है। जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये ऐसे देश हैं जो एक साथ 2 से अधिक देशों में व्यापार कर सकते हैं। बट जो विकसित विकासशील जो देश होते हैं वो केवल एक देश में ही व्यापार कर सकते हैं, 1 से 2 देश में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये विकासशील हैं, इनका विकास तो हुआ नहीं है। जबकि जो विकसित देश होते हैं वो बड़े देश होते हैं, क्योंकि बड़े देश ही विकसित देश होते हैं। तो जो विकसित देश होते हैं यानी कि जो बड़े देश होते हैं वो उन्हीं को लाभ मिल पाता है, क्योंकि वो 1 से 2 से अधिक 2, 3, 4 मतलब 2 से अधिक देशों में वो व्यापार कर सकते हैं, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, और छोटे मोटों को कम लाभ हो रहा है। ठीक है। तो पहली समस्या तो यह थी। दूसरी समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कि इस व्यापार के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, यानी प्रतियोगिता बढ़ गई है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अगली समस्या जो है वो है कि देश का जो आत्मनिर्भर जीवन है वो नष्ट होता जा रहा है, क्योंकि वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई भी देश वो दूसरे देशों पर निर्भर रहने लग गया है, जिसके कारण उसकी जो आत्मनिर्भरता है ना वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है। और इसी कारण जब युद्ध की स्थिति बनती है और संकट की स्थिति में, युद्ध व संकट की स्थिति में देश को बहुत ही ज़्यादा क्षति उठानी पड़ती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देशों पर निर्भर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आत्मनिर्भर होता तो खुद ही प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता। ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वो जो है तो दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता बनी हुई है, इसीलिए उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरे देशों से ही लेगा। ठीक है। अगली समस्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो विकसित देश हैं वो और विकसित होते जा रहे हैं और जो पिछड़े हैं वो पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला 5वें नंबर की जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, उसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो देश कच्चे माल का निर्यात करते हैं उन देशों का जो औद्योगिक विकास है ना वो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो कच्चे माल का ही निर्माण करते रह जाते हैं।
ठीक है, और इसीलिए उनका विकास नहीं होता है। जबकि जो विकसित देश होते हैं, जो कच्चे माल का निर्माण नहीं करते हैं, उनका सबसे ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, जैसे किसान अगर गेहूं का उत्पादन करके किसी कारखाने को या कंपनी को बेच दिया तो वो उससे जो है तो बिस्कुट बनाकर, डबल रोटी बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएगी। मतलब हमारा अगर 1 कुंटल गेहूँ 2,000 रुपये में लेके गई है तो वो 1 कुंटल गेहूँ से कम नहीं तो 10,000 का मटेरियल निकालेगी। मतलब 2,000 रुपये हमको मिला और 10,000 रुपये का मटेरियल बेच कौन रहा है, कंपनी बेच रही है। तो इससे जो है लाभ किसको होगा, जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो कच्चा मटेरियल देते हैं उनका विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पत्तन या बंदरगाह देख लेते हैं कि यह क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नदी है, झील है, समुद्र है, उसके किनारे, ठीक है, पत्तन कहाँ होते हैं, नदी, झील या समुद्र के तट के किनारे होते हैं, जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं और वो यात्रियों तथा माल को उतारते चढ़ाते हैं। यह खराब मौसम में यात्री जहाज़ व माल जो जहाज़ पर लदा हुआ है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बंदरगाह जहाज़ को माल को जो है तो ज़मीन में उतारते हैं और ज़मीन से ही ला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो इसको हम पत्तन या बंदरगाह कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।